हेलो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्नोट इंजन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से ये ऑपरेट किया जाता है, ये दुनिया का सबसे मोस्ट एफिशिएंट इंजन क्यों है, इन सब के बारे में बात करेंगे। कार्नोट इंजन शुरू करते हैं। कार्नोट इंजन ये दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन है। क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके फंक्शंस की बात करते हैं, किस तरीके से काम करता है ये इसकी बात करते हैं। इसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला सोर्स। देखो, जनरली तो कार्नो इंजन क्या है, एक हीट इंजन का ही टाइप है, इसलिए जो हीट इंजन का जो फंक्शन, हीट इंजन का जो फंडामेंटल था उसी तरीके से इसका भी होगा। सोर्स T1 टेम्परेचर पे होगा, सिंक T2 टेम्परेचर पे होगा, और यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस होगा। वर्किंग सब्सटेंस जब सोर्स से Q1 ऊष्मा ग्रहण की जाएगी तो ये जो इंजन है W काम करेगा और Q2 ऊष्मा सिंक के पास चली जाएगी। तो इसकी जो इफ़िशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी नेट वर्क अपॉन गिवन हीट इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये आपने हीट इंजन में कर लिया, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें जा नहीं रहा हूँ। AN ईटा इक्वल्स टू ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और यही 1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर भी होता है। इसका एक डेरिवेशन है जिसकी अगर आवश्यकता होगी तो मैं करवा दूंगा डेरिवेशन। ये जिन प्रोसेसेस में काम करता है उन प्रोसेस से उसका कुल नेटवर्क निकालते हैं। नेटवर्क डन 4 प्रोसेस होते हैं इसमें, 4 प्रोसेस का नेटवर्क डन निकालते हैं। जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट स्टेप आएगी, और ये जो है वो है इफिशियंसी का फॉर्मूला, इसकी दक्षता। ठीक है, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी ये होती है। अब ये 100% इफिशिएंट इंजन है। क्यों है इसकी बात करते हैं प्रोसेस को समझ के। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक सोर्स। T1 टेम्परेचर पे। लेकिन कार्नोट इंजन के सोर्स में खास बात क्या होगी कि इसके पास इन्फिनेटिव हीट होगी। मतलब इतनी अमाउंट में हीट होगी कि यहाँ से अगर कोई ऊष्मा चली जाती है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में ज़रा भी गिरावट नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। हीट जब ये वर्किंग सब्सटेंस को देगा तो हीट देने के बाद भी इसका टेम्परेचर गिरेगा नहीं। ये खास बात होगी कार्नोट इंजन के सोर्स में। दूसरा इम्पोर्टेंट जो इसका भाग है वो है सिंक। सिंक इसका टेम्परेचर होगा T2। इसकी खास बात ये होगी कि ये इन्फिनेटिव हीट को गेन कर सकते हैं। मतलब इसको आप कितनी भी हीट दे दोगे इसका टेम्परेचर भी बदलेगा नहीं। इसको जब हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर जनरली बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, इन्फिनेटिव हीट गेनिंग पावर होगी इसके पास। इन्फिनेटिव हीट ये गेन कर सकता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका टेम्परेचर ना बदले। ये खास बात होती है सोर्स और सिंक में। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है स्टैंड। स्टैंड की खासियत क्या है, ये परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। मतलब ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। ठीक है, ऊष्मारोधी होगा।
पूर्णतः उष्मारोधी होता है ये स्टैंड। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ रखोगे तो आर पार हीट को मूव नहीं करने देगा। स्टैंड की खास बात ये होती है। अब 3 पार्ट है इसके, आगे बढ़ते हैं। इनको किस तरीके से ऑपरेट करें कि कार्नोट इंजन बन जाए और कार्नोट साइकिल चले, इसकी बात करते हैं अब। चार प्रोसेस होते हैं कार्नोट इंजन में। शुरू करते हैं इन प्रोसेसेस को। और यहाँ पर अपन ग्राफ बना लेंगे। पहला जो प्रोसेस होता है किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है बात कर लेते हैं। अपना जो वर्किंग सब्सटेंस है इसको सोर्स से कनेक्ट करो। देखो इसकी भी एक खास बात होती है, ये भी मैं बता दूं आपको शुरू करने से पहले, कि जिसमें आपने वर्किंग सब्सटेंस भरा है उस पिस्टन की खासियत बता देता हूँ मैं आपको। ये पिस्टन है, इस पिस्टन में गैस भरी होगी कोई भी आपने। इसकी खास बात यह है कि ये सारी दीवारें जो है वो परफेक्टली इंसुलेटेड है। उष्मारोधी है, लेकिन सिर्फ ये नीचे की दीवार जो है इतनी सी, ये दीवार कंडक्टिंग है, ठीक है, हीट कंडक्टिंग है। ठीक है, उष्मा का चालन हो सकता है यहाँ से, उष्मा का चालन संभव है सिर्फ इतने भाग से। दूसरी खास बात क्या है कि ये जो पिस्टन है वो वेटलेस है, इसका कोई वेट नहीं है, वेटलेस है। तीसरी खास बात क्या है कि जब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, या फिर ये जो सरफेस है दोनों वो फ्रिक्शन लेस है। घर्षण रहित है। ये खास बात होगी पिस्टन की जिसमें आपने वर्किंग सब्सटेंस भरा है। ठीक है, अब हम प्रोसेस शुरू करने जाते हैं। कार्नोट इंजन की बात करते हैं, कार्नोट साइकिल कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसकी बात करते हैं। कार्नोट साइकिल पे आते हैं। कार्नोट साइकिल सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। क्या करोगे आप, जो सोर्स है T1 टेम्परेचर का सोर्स था, उस T1 टेम्परेचर के सोर्स पे आपने रख दिया पिस्टन को जिसमें गैस भरी हुई है। अब होगा क्या, ये सोर्स है, यहाँ से हीट जाएगी अंदर। जब हीट जाएगी तो अंदर के जो गैस हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये इस पिस्टन पर एक फोर्स देंगे। जैसे ही जो गैस है वो हीट गेन करेगी, हीट इस पिस्टन पर प्रेशर डालेगी और ये पिस्टन ऊपर उठेगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होने वाला, जैसे हीट दी, गैस ऊपर गई तो इसमें वर्क होगा, लेकिन ये गैस जो है स्लोली मूव करती जाएगी और ऊपर पिस्टन उठाएगी, तो ये जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल होगा। समतापीय देखिएगा, जैसे ही आपने हीट दी तो आपको हीट इतनी स्लोली इसमें डालनी है कि ये धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर उठाए और गैस अपनी इंटरनल एनर्जी न बढ़ने दे। तो ऐसा जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें दी गई पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। आइसोथर्मल मैंने उष्मागति की पहले में सिखा दिया था, Q = W + ΔU।
आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसलिए डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा, दी गई पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे जितनी भी हीट मिलेगी पूरी हीट वर्क करवाएगी, पिस्टन को ऊपर उठाएगी, ठीक है। तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, स्लोली स्लोली पिस्टन ऊपर जाएगा। तो पहला प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल। इसको ग्राफिकली देखते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ये इस तरीके से जाएगा। प्रेशर जो होगा वो घटता जाएगा। क्यों घटेगा? स्पेस मिलेगी गैसेस को, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टकराना कम कर देंगे, तो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, इसको नाम दे दिया ए बी नाम दे देते इसको। अब दूसरे पे आते हैं अपन। दूसरे में आपने इस पिस्टन को उठाया, पिस्टन को आपने जो स्टैंड लिया था हमने परफेक्टली इंसुलेटेड स्टैंड उस पे रखा। परफेक्टली इंसुलेटेड स्टैंड पे रखने का फ़ायदा क्या है? अब यहाँ से हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। इंसुलेटेड है, ये दीवार इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड, और नीचे आपने इंसुलेटेड स्टैंड लगा दिया, तो हीट कहीं पे भी जा नहीं पाएगी, तो अंदर ही अंदर मूवमेंट होगा। अब फर्स्ट प्रोसेस ने आपने इसको हीट दी थी, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने हीट गेन की, उन्होंने पिस्टन को ऊपर उठाया। जैसे ही आपने इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट तुरंत रॉक थोड़ी ना देंगे, कुछ समय तक ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे पिस्टन को, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर उठेगा। तो इसकी खास बात क्या हो गई? इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा। इसकी खास बात क्या होगी? इसमें भी पॉजिटिव वर्क हुआ क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा। दूसरी खास बात, जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने पिस्टन को ऊपर उठाया, थोड़ी सी एनर्जी इनके पास थी इससे ली हुई, इसलिए तो ये प्रोसेस जो हो जाएगा वो एडियाबैटिक हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हुई लेकिन वॉल्यूम बढ़ा। हीट एक्सचेंज जो हुई थी, हीट एक्सचेंज का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल W + ΔU, यहाँ पर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुई, तो ऐसे में क्या होगा? हीट पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ये उधर जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी में कुछ कमी आएगी और वर्क करेगा। देखो फॉर्मूले से बताता हूँ मैं, वर्क इज इक्वल टू -ΔU हो जाएगा। यू को उधर डाल दो आप, तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा तो इनकी इंटरनल एनर्जी में कमी आई, इसके परिणाम स्वरूप टेम्परेचर गिरेगा इसका। इसको 2 कर दो, इसको 3, और यहाँ पे कह टेम्परेचर T2 पे आ जाएगा। T2 यहाँ पर मान लो टेम्परेचर T1 था, तो इसका जो टेम्परेचर था इनिशियली वो T1 था, अब टेम्परेचर चेंज हो गया इसका। क्यों हुआ? क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपांसन हुआ इसका, इस वजह से। ये मैं एडियाबैटिक के लेक्चर में सिखा चुका हूँ आपको। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। रुद्रोष्म प्रकरण, ये समतापीय प्रकरण, इस ग्राफ को हम बाद में बड़ा भी बना के दिखा देंगे, अभी आप समझ लो ये प्रोसेस। P1 V1 और T1 टेम्परेचर, ये कहाँ पे आया? P2 V2 और T1 टेम्परेचर पहला है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर में जो चेंज है वो नहीं होगा। दूसरा C पे गया, P3 V3 और T2 टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ गिर जाएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वजह से ये ऊपर आएगा पिस्टन, ठीक है। C प्रोसेस हो गया। ये ग्राफ में क्या नोट कर रहा है? तो A to B, ये B to C, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक। थर्ड पे आते हैं। अब आपने पिस्टन को स्टैंड से हटा दिया, सिंक पे रखा, सिंक पे रखा, इसका टेम्परेचर T2 था, सिंक पे आपने रखा। तो सिंक पे जैसे ही रखोगे, सिंक ठंडा होता है सोर्स के कंपेयर में, सिंक जो है वो हीट को खींचेगा अपने अंदर, ठीक है। तो अब होगा क्या? सिंक ने हीट को खींचा
तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, इससे वर्क नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वर्क हो गया मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ, नेगेटिव वर्क मतलब वर्क इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, जहाँ पे वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कम हुआ इनिशियल वॉल्यूम से, इसलिए तो ये पीछे गया ग्राफ। दूसरा, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, क्योंकि जैसे सिंक के पास गया तो आपने इस पिस्टन को धीरे धीरे इतना दबाया कि इसका टेम्परेचर कम ना हो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो टेम्परेचर इसमें रिमेंस कांस्टेंट है। जैसा टेम्परेचर था एज इट इज़ रहा, मतलब T2 का T2 ही रहेगा टेम्परेचर। तो इसका ये P3 है, ये P4 हो गया, ये V4 हो गया, ये T2। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अब अपन ये डी पोजीशन आई। अब फोर्थ प्रोसेस की बात कर लेते हैं, कैसे होगा। आपने सिंक से हटाया, वापस स्टैंड पे रखा इसको, और इसको तब तक दबाया जब तक इसका टेम्परेचर वापस T1 ना हो, जो इनिशियल पोजीशन थी वो वापस 1 ही आ जाए, तब तक इसको दबाया। तो यहाँ पे भी आपने सिस्टम पर काम किया, वर्क नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन में सिखाई है मैंने आपको, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, सॉरी आपने पिस्टन को दबाया, वॉल्यूम कम हुआ, नेगेटिव वर्क हुआ। तीसरा, स्टैंड है, हीट के एक्सचेंजेशन नहीं होगा, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ, नो हीट एक्सचेंजेशन, हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को अपन एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ जिससे ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा सिस्टम अपना। ठीक है, ये होता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन जिन प्रोसेसेस पे काम करता हुआ अपना एक साइकिल पूरा करता है, उस साइकिल को कहते हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते और इस ग्राफ को मैं पूरा क्लियरली बना के बताता हूँ आपको। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। सबसे पहला प्रोसेस जो था वो आइसोथर्मल था, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ लेकिन टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो P1, V1 और T1 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बिकॉज ये जो प्रोसेस हुआ था वो आइसोथर्मल था। आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम था। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ था, ये फर्स्ट आपने जो पढ़ा वो था, ये सेकंड प्रोसेस था एडियाबैटिक रुद्रोष्म प्रक्रम। इससे आपने ये देखा था ग्राफ में, ये पॉइंट, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब इसमें प्रेशर थर्ड, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ और टेम्परेचर भी चेंज हुआ, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस था, हीट नहीं ली। लेकिन आपने जब मूवमेंट किया तो हीट एक्सचेंजेशन तो नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या किया कि जो इंटरनल एनर्जी थी वो गैस के सब्सटेंस की, उस एनर्जी से इन्होंने वर्क किया। तो जब वो एनर्जी यूज़ में लेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपना कुछ टेम्परेचर लूज़ कर देंगे, टेम्परेचर कम होगा, मतलब T2 इज़ लेस देन T1। फिर एक और उल्टा साइकिल चलेगा, ये C पोजीशन थी, P4, V4 एंड T2, ये D। ये जो प्रोसेस था वो भी आइसोथर्मल था। थर्ड प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस था। ठीक है, आपने स्टैंड पे रखा था जिसकी वजह से
टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आई, लेकिन जब आपने उसको दबाया तो उसकी वॉल्यूम कम हो गई, ठीक है, सिंक वाला था ये। अब अपन ए पे आते हैं। अब आपने वापस इसको स्टैंड पे रखा और इसको इतना कंप्रेस किया कि वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ये था एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रम, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस डन होता है और एक साइकिल कवर अप होता है। देखिए इसकी विशेषता बताता हूँ मैं आपको। ये जो है वो आधा साइकिल है, ये हाफ साइकिल है, आधा साइकिल। कैसे होता है देखते हैं अपन। जैसे सीधा ही बना देते हैं। ये पिस्टन था, यहाँ पर गैस भरी हुई थी, ये व्हील था जिस पे वर्क करना था, ये पिस्टन यहाँ से जॉइंट था। अब क्या हुआ, पहले इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इस पिस्टन, ये पिस्टन ऊपर आया तो ये जो व्हील था ये यहाँ से ये ऊपर गया। कौन सा प्रोसेस था? प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। थोड़ा सा ऊपर गया, 1/4 इतना भाग कवर हुआ ए बी। अब जब आपने इसको स्टैंड पे रखा तो इंटरनल एनर्जी में कमी हुई और वॉल्यूम बढ़ा, तो ये जो साइकिल था वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहाँ तक आएगा। ये सेकंड प्रोसेस हुआ बी सी। अब क्या होगा, गिरावट आ जाएगी। अब ये इंजन वापस अंदर चला जाएगा तो ये थोड़ा सा टर्न होगा। आपने चक्की वगैरह में देखा होगा कुछ इस तरीके से प्रोसेस, लोहार जो काम करता है तब भी इस तरीके से एक चक्री चलती है, वैसा कुछ है। अब ये ऊपर बढ़ गया, ये ऊपर गया, फिर यहाँ से घूम कर वापस नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये प्रोसेस रिमेंस था। यहाँ से आधा प्रोसेस हुआ, ये वाला प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 3 CD। और इस प्रोसेस की वजह से ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, वॉल्यूम कम हुआ तो इसने वापस टायर को नीचे खींचा। फिर थर्ड प्रोसेस हुआ, वापस ये स्टैंड अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। फोर्थ पोजीशन डी है, ठीक है। इस तरीके से वर्क हुआ। पिस्टन ऊपर गया जिससे टायर रोटेट हुआ थोड़ा, फिर थोड़ा और ऊपर गया और रोटेट हुआ, फिर उधर देख लो आप, सेकंड पोजीशन एंड ये फर्स्ट पोजीशन। फिर नीचे खिंचा हुआ आएगा, फिर एक और खिंचा हुआ आएगा। इस तरीके से एक साइकिल पूरा घूमेगा। तो ये इतना हाफ साइकिल है, ये इतना एक और हाफ साइकिल है। खास बात क्या है कि यहाँ पे दोनों में वर्क डन पॉजिटिव है, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है। और रही हीट की बात, तो ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हो गए। यहाँ पे हीट का कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे जो हीट है वो पॉजिटिव में आएगी, यहाँ पर हीट नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ था। ठीक है। ये पूरा कार्नोट साइकिल है, इस पे कार्नोट इंजन काम करता है। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कार्नोट इंजन जो है दुनिया का सबसे इफ़िशिएंट इंजन क्यों है। ईटा इज इक्वल्स टू 1 - Q2/Q1। इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। ईटा इज इक्वल्स टू, ये एफिशिएंसी है इसकी, दक्षता, 1 - T2/T1। इसका एक डेरिवेशन है लेकिन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ। ये इसकी इफ़िशियंसी हो गई। ठीक है। अब दुनिया का सबसे मोस्ट इफ़िशियंट इंजन क्यों, इसकी बात कर रहे हैं अपन। दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे दक्ष इंजन क्यों है कार्नोट इंजन, इसकी बात करते हैं। तो क्या खासियत थी कार्नोट इंजन में। T1 जो था वो सोर्स था इन्फिनेटिव हीट को लिए हुआ। T2 जो सोर्स था उसके पास पावर थी कि वो इन्फिनेटिव हीट को गेन कर सकता है, ठीक है। अब यदि इन्फिनेटिव हीट को गेन करेगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा,
ये T1 हो जाएगा और ईटा इज इक्वल्स टू 100%। इसकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हम 100% एफिशिएंसी इंजन क्यों नहीं बना पाते हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम बस इतनी है कि यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ में ली गई है वो चीज़ें प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस आपको नहीं मिल सकती दुनिया में कहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं मिलेगी। दूसरा, परफेक्टली इंसुलेटेड कोई चीज़ नहीं है अपने पास। परफेक्टली इंसुलेटेड चीज़ें नहीं होती, कहीं ना कहीं हीट जो वातावरण में वेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे परफेक्टली इंसुलेटेड स्टैंड था, वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं कर सकता। इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो कार्नोट साइकिल है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन जो इंजन यूज़ में लेते हैं वो कहीं ना कहीं हीट को वातावरण में रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं वातावरण में। इस वजह से हमारा जो इंजन है वो 100% दक्ष नहीं है। जैसे आप बाइक चलाते हो तो आप जब पेट्रोल उसमें यूज़ करते हो, वो पेट्रोल बाइक को आगे मूव करवाता है, बाइक आगे मूव करती है। लेकिन आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब बाइक आपकी अच्छी चलेगी तो इसके बाद उसका जो इंजन है वो गर्म हो जाएगा, इंजन गर्म हो जाता है। तो इंजन गर्म क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पेट्रोल की वजह से जो वर्क हुआ उस वर्क से कुछ हीट वातावरण में वेस्ट हो गई, जिसने गर्मी बढ़ाई और उसका बाइक को मूव करवाने में कोई रोल नहीं रहा। इस वजह से यहाँ पे इंजन को गर्म करने में जो हीट थी वो फालतू की वेस्ट हुई है, उसका कोई रोल नहीं था बाइक के मूवमेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो स्टेटमेंट आते हैं उनके, केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन और प्लांक क्या कहते हैं? सीधी सी बात कर, इन्होंने ये कहा कि दुनिया में ऐसा कोई इंजन संभव नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। क्यों नहीं होता ये आपने देख लिया, बस यही चीज़ है। ऐसा कोई प्रोसेस या इंजन संभव नहीं है। प्रक्रम या इंजन जो दी गई ऊष्मा पूर्णतः कार्य में बदल दें। सीधी सी बात है, ईटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 100%। बस इतनी छोटी सी बात है। जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ की डेफिनेशन है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि ऐसा कोई इंजन नहीं बन सकता जो 100% इफिशिएंट हो, जो दी गई पूरी ऊष्मा को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस प्रकथन, क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस क्या कहते हैं? क्लासियस ये कहते हैं जब तक आप किसी चीज़ पर वर्क नहीं करोगे तब तक वो ठंडे पदार्थ से हीट को गर्म पदार्थ की तरफ मूव नहीं कर सकती। जैसे किसी पदार्थ का तापमान T1 है, दूसरे पदार्थ का तापमान T2 है। मान लो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला है, तो हीट हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाए, नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप कुछ वर्क करो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में ऐसा संभव नहीं है
कि ऊष्मा किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर प्रवाह करे। यह है क्लासियस स्टेटमेंट। बात करते हैं इसकी। ऐसा कोई इंजन संभव नहीं है जो स्वतः ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर हस्तांतरित करें, प्रवाहित करें। बस यही चीज़ें, इनके क्या कंसेप्ट है अपन समझ गए। जैसे इसमें क्या है, आप वर्क करोगे तो कन्वर्ट हो सकती है, फ्रीज़र यही काम करता है, ठीक है। ये 100% इफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, ये बताते हैं। क्लासियस बताते हैं कि ऐसा कोई इंजन संभव नहीं है जो ठंडे पदार्थ से ऊष्मा लेकर गर्म पदार्थ की ओर मूव करे। बस यही तक थी थर्मोडायनामिक्स। आपका थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।